नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। ये जितने प्रश्न हैं हिंदी की परीक्षाओं में काम आने वाले हैं और आपकी जो भी परीक्षाएँ होंगी उसमें ये प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है कि संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई भी दिया है और योजना भी दिया है। तो ये इकाई योजना, संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे इकाई योजना कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। पंचम वर्ण में क वर्ग में अंगा, च वर्ग में इया, ट वर्ग में णा, त वर्ग में ना और प वर्ग में मा। तो ङा, ञा, णा, ना, मा ये पंचमाक्षर हैं और ये अनुनासिक की तरह प्रयोग होते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यह किसका मत है? तो यह मारिया मॉन्टेसरी का मत है कि पढ़ने से पहले लिखना आना चाहिए। लेकिन सर्वमत में है कि पढ़ने से पहले लिखने का मत जो है वो मॉन्टेसरी का है, लेकिन सर्वमत ये है कि लिखने से पहले पढ़ना आना चाहिए। सूत्र है सु बो पल। सु बो पल का मतलब हुआ कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सर्वमान्य है। फिर अगला प्रश्न है, गृह कार्य उपयोगी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, पाठ के अभ्यास के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए गृह कार्य उपयोगी होता है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को देख लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना जो है 1940 में आती है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और नलिन विलोचन शर्मा की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। और स्वयंभू भी आदिकाल के कवि हैं, जगनिक भी आदिकाल के कवि हैं। रासो ग्रंथ के रचयिता हैं, परमाल रासो इनकी रचना है। स्वयंभू की रचना पौम चरी। और कुंभन दास जो हैं वे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। तुलसी गंग दो है सुकविन के सरदार, उक्त के रचनाकार कौन है? तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसीदास और गंग कवि के लिए उन्होंने कहा कि तुलसी गंग दो है सुकविन के सरदार। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे भिखारी दास की रचनाएं दी हुई हैं। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण पिंगल, अमर कोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। शास क्या लिखा है? तो ये शतरंज शतिका नाम है। फिर अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य हैं। तो ये शंकुक का मत है, चित्र तुरंग न्याय। शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त और भट्ट नायक ने
रस सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद मत प्रस्तुत किया, आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त ने अव्यक्तिवाद। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? हीनयान शाखा और महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्दानुशासन, यहाँ पे ये जो है किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। और किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथों में ब्रजभाषा का व्याकरण, हिंदी शब्द निर्णय, साहित्य निर्माण, हिंदी शब्द मीमांसा, भारतीय भाषा विज्ञान। और हेमचंद की रचनाओं में देशी नाममाला, छंदानुशासन, पाणिनि की रचनाओं में अष्टाध्यायी और पतंजल की जो रचना है वो महाभाष्य है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इसके अतिरिक्त इनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि धर्मदास ने, इनके शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया था। इसमें साखी, सबद, रमैनी तीनों सम्मिलित हैं बीजक में। और कबीर की कुछ रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इसमें देखिए रमैनी जो है ये, इसका अर्थ है रामायण। चौपाई दोहा, ये चौपाई और दोहा में लिखा गया है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली इसमें मिलती है। प्रश्न अगर आता है कि कबीरदास की किस रचना में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का प्रभाव है, तो वो रमैनी में है। सबद इनका जो है वो गेय पद है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का प्रभाव इस पर भी है। साखी जो है दोहे में है और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह कथन किसका है? ये प्रसाद के किस नाटक से पूछा गया है? तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक इनका 1933 ईस्वी में प्रकाशित है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित है और स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्कंदगुप्त नाटक इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी जो है ये विधवा पुनर्विवाह के ऊपर लिखी गई जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इस पे देवी चंद्र गुप्तम का प्रभाव है। फिर अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम? तो दया नारायण साहनी। प्रेमचंद्र पहले धनपत राय से लिखते थे। जब इनकी रचना सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई, तब मुंशी दया नारायण साहनी ने इन्हें कहा कि आप प्रेमचंद्र नाम से लिखिए। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये मानस की धर्मभूमि में संकलित है। फिर है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक पूछ रहा है, आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व, तो ये अपभ्रंश।
पहले संस्कृत है, फिर पाल, फिर प्राकृत। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल की रचनाओं में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधव नल, राजनीति, प्रेम सागर, माधव विलास, प्रेम चंद्रिका और ब्रजभाषा व्याकरण। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। इसके 2 भाग हैं। और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपत चंद्रगुप्त की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये भी 2 भागों में प्रकाशित है। नलिन बिलोचन शर्मा इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कलाधर नाम से रचना करने वाले का नाम है, कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद लिखते थे। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। झारखंडी इनके बचपन का नाम था और कलाधर उपनाम से ये लिखते थे। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी रचना जो है वो झरना है। झरना छायावादी रचना। और छायावाद को झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इनकी आंसू जो है ये 1925 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 133 छंद हैं और यह विरह प्रधान स्मृत काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। शांति द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। यह किसका है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इनकी अन्य रचनाओं निबंधों में चितवन की छां, साहित्य का खुला आकाश, ये महत्वपूर्ण है। साहित्य का खुला आकाश, हल्दी दूब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, पीपल के बहाने। और यहाँ पे कुबेरनाथ राय की जो रचनाएं हैं उसको देख लिया जाए। कुबेरनाथ को रस धर्मा ललित निबंधकार कहा जाता है। रसधर्मी ललित निबंधकार। तो यहाँ पे प्रिया नीलकंठी, इनकी रचनाओं में प्रिया नीलकंठी सबसे पहले आता है। फिर रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क। ये देखिए इनके रचनाओं को जो है क्रम से याद किया जाना चाहिए क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए आता है। तो पहले है प्रिया नीलकंठी, फिर रस आखेटक, फिर गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। इनको हम कैसे याद करेंगे? प्रिया रस, गंध, विषाद, निषाद, मुकुट। इतना याद कर लेंगे हम। प्रिया, रस, गंध, विषाद, निषाद, मुकुट। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इनका जो उपन्यास है वो है सीमाएं टूटती हैं। इनके अन्य उपन्यास जो हैं वो सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और परीक्षाओं में
पात्र, कथन या प्रकाशन वर्त जरूर इसमें से पूछा जाता है। विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान, ये सभी जो है इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं श्रीलाल शुक्ल की। और निर्मल वर्मा का एक चिथड़ा सुख, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का, तीसरा आदमी जो है वो कमलेश्वर का उपन्यास है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? इनकी चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें भूल गलती संकलित है, ब्रह्म राक्षस भी संकलित है, एक स्वप्न कथा भी संकलित है। ये तीनों संकलित हैं, लेकिन जन्मदिन की भूमि ये संकलित नहीं है। फिर है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग का यह उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास में उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। अनित्य, मैं और कठगुलाब। 2013 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। मन्नू भंडारी के जो उपन्यास हैं उसमें आपका बंटी, महाभोज। कृष्णा सोबती के उपन्यासों में मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ उषा प्रियंवदा के भी उपन्यास हैं, उसको भी देख लिया जाए। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भय कबीर, उदास। तो 55 खंबे लाल दीवारें, शेष यात्रा, अंतरवसी, भय कबीर, उदास और रुकोगे नहीं राधिका, ये याद किए रहिए। अंतरवसी, भय कबीर, उदास, ये याद किए रहिए, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ये दोनों अभी नहीं पूछे गए हैं, अंतरवशी और भय कबीर उदास, तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आ जाए। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, जिसके आलोचक हैं तो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है, और इसमें यह जो है 1910 में प्रकाशित हुई थी, 1910 में। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? तो उन्होंने काव्यांग, यहाँ कट गया है, काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। फिर है भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग किसने किया था? तो भट्टनायक ने। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो बाह्य भावेग पर बल, कल्पना व्यवहार का महत्व इसमें है, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल है, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल है, लेकिन बाह्य भाववेग पर बल नहीं है। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कहा है कि पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। स्वच्छंदतावाद का प्रभाव भारत में सर्वप्रथम बंगला साहित्य पर पड़ा, वहाँ से हिंदी में यह प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आई और छायावादी काव्य आंदोलन के रूप में विकसित हुई। छायावाद और स्वच्छंदतावाद में गहरा साम्य है। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे, यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और उल्लेख अलंकार देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्पष्टीकरण, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार में जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। तू किरण है,
तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो यहाँ पे एक ही वस्तु को कई जगह पे उसका उल्लेख किया जा रहा है, किरण में, सुमन में, पवन में, गगन में। तो इस तरह से यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। विभावना अलंकार जहाँ कारण के बिना कार्य हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत है नंदत करी यह दिस नंद किशोर। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। वह दिखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला है मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो चौपाई, हरगीतिका, रोला, मालिनी। तो यहाँ पे गिन लिया जाए। हरगीतिका यहाँ पे होगा। हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पे यति होती है, 16-12 पर यत होती है और अंत में लघु और गुरु का आना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या यह शर्त पूरी हो रही है। मंगल, तो यहाँ पे अनुस्वार है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हरण तुलसी, तो यहाँ पे 16, फिर उसके बाद 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 2, 12। तो इस तरह से यहाँ तक जो है 16 मात्राएं होंगी और इसके बाद 12 मात्राएं होंगी। तो ये जो है हरगीत का छंद के रूप में आएगा 16-12 पर यति। और लघु गुर भी आया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे चौपाई छंद को भी देख लिया जाए। यह सम्मात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं तथा अंत में जगण और तगड़ का आना वर्जित है। रोला भी सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। मालिनी एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो नगण, मगण तथा 2 यगण के क्रम से रखे जाते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। ये मालिनी छंद है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को ग्रेफिंग कहते हैं या समरूप। फिर अगला प्रश्न है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश में सर्वप्रथम अंकन आएगा। जहाँ पे अनुस्वार होगा वो शब्द पहले आता है। चूँकि यहाँ पे अनुस्वार भी है और आ भी है इसलिए यहाँ पे ये शब्द पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश में जो वर्ण आते हैं पहले अनुस्वार, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु, फिर विसर्ग, फिर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, आ, ओ, औ, फिर क, फिर छ इसलिए क्योंकि ये क और श से बना है इसलिए पहले क, फिर छ, फिर ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ज्ञा किस लिए? क्योंकि ज और इया से यह बना है। क्योंकि यहाँ से कोई वर्ण नहीं होता तो च, छ, ज, झ, इया। फिर उसके बाद झ, इया, ट, ठ, ड, ण, ढ, ढ, त, त्र, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, श। इस तरह से क्रम आएगा। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, जिनके सार्थक खंड नहीं होंगे, वो मूल शब्द या ऋण शब्द होंगे। जैसे राम, गाय, कान, हाथ, धन, बल। अगर इन सब शब्दों को अलग कर दिया जाएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द, जब दो से अधिक शब्द मिलेंगे, दो से अधिक शब्द को जोड़ा जाएगा तो यौगिक शब्द बनेगा। जैसे घर जमाई, मलाईदार, ईश्वर प्रदत्त। इस तरह से ये यौगिक शब्द हैं। योग ऋण शब्दों में बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं वो योग ऋण शब्द होते हैं, जैसे लंबोदर, दशानन आदि। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे स्वामी हरिदास थे, और वृंदावन में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और स्वामी हरिदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है हमको भले सरल लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं सरल प्रश्न भी कठिन लगने लगते हैं, क्योंकि वहाँ समय कम होता है। तो समय के प्रेशर में प्रश्न गलत होते हैं। प्रैक्टिस ही इसका एक हल है। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।